नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने नैनीताल में किया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ। ऋषिकेश में बोले, शिक्षा उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं। अल्मोड़ा के स्यालदे में मूलभूत सुविधाओं को लेकर 5 दिन से आमरण अनशन जारी। प्रतिनिधि और ग्रामीण 8 सूत्रीय मांगों पर अड़े। प्रशासन की ठोस पहल न होने पर दी चेतावनी। तेंदुए ने कालाढूंगी में युवक पर हमला कर किया घायल। लोहाघाट में गुलदार ने एक व्यक्ति को उतारा मौत के घाट। ग्रामीणों ने की वन विभाग से पिंजरा लगाने और मुआवजे की मांग। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 15 नवंबर से खुलेगा सैलानियों के लिए। 7 साल के बाद हाथी सफारी और वॉच टावर की होगी वापसी। पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई ऊर्जा। और उत्तराखंड में बदलने लगा मौसम का मिजाज। दिन में हल्की धूप से राहत, शाम होते ही ठंडी हवाओं का असर। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फीली बयार और जमने लगी बर्फ की हल्की परतें। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को नैनीताल जिले के भुजिया घाट में काया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करना है, जिससे स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ सके। काया आयुर्वेदिक कॉलेज में BA MS कोर्स की पढ़ाई होगी और ये क्षेत्रीय युवाओं को आयुर्वेदिक चिकित्सा के क्षेत्र में नए अवसर प्रदान भी करेगा। हमारे ऋषि मुनियों ने सदियों पूर्व ही स्वास्थ्य को केवल रोग मुक्ति नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन की अवस्था माना था। आयुर्वेद का भी यही प्रयोजन है, जिसमें कहा गया है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्यम विकार प्रशमनम, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य बनाए रखना और रोगी के रोगों का निवारण करना ही चिकित्सा का उद्देश्य है। मेरा मानना है कि इस सम्मेलन में होने वाला सार्थक संवाद न केवल चिकित्सा विज्ञान को नई दिशा प्रदान करेगा, बल्कि भारत को वैश्विक स्वास्थ्य के मार्गदर्शक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश के ढालवाला के ऋषिकेश इंटरनेशनल स्कूल के 12वें वार्षिक समारोह में शामिल भी हुए। सीएम धामी ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं, बल्कि चरित्र और राष्ट्र निर्माण होना चाहिए। आज का भारत अपने गौरवशाली अतीत को साथ लेकर पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा। सीएम ने कहा कि आज बच्चे कंप्यूटर कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ही योग और संस्कार भी सीख रहे हैं। नई शिक्षा नीति से छात्रों को प्रतिभा के अनुसार आगे बढ़ने की आजादी मिली है। जो आईडी दी जाएगी उससे हम एक तो जो हमारे कर दो ना उत्तराखंड की डेमोग्राफी है उसको बिगड़ने से रोकना एक हमारा बड़ा संकल्प है। उस संकल्प को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ ठीक प्रकार से हम सभी परिवारों का नियोजन कर पाएंगे, देवभूमि के अंदर एक चीजों को व्यवस्थित कर पाएंगे। इसलिए हमने ये नवाचार प्रारंभ किया है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं चंपावत, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी एकता पदयात्रा में शामिल हुए हैं। टनकपुर की ये तस्वीरें, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। एकता पदयात्रा निकाली जा रही। सरदार पटेल की जयंती पर एकता पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है देश भर में, और इसी को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी इस एकता पदयात्रा में शिरकत कर रहे हैं।
और सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को ये संकेत दे रहे हैं कि एकता में ही शक्ति है। भव्य आयोजन किया गया है चंपावत में। ये चंपावत के टनकपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भव्य तरीके का आयोजन किया गया है। रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं, रंगोली सजाई गई है और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत भी कर रहे हैं। रंगारंग कार्यक्रम की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चारों ओर से, और ये भव्य पंडाल सज चुका है और मंच भी पूरे तरीके से तैयार है। सहकारिता मेला 2025 का ये मंच, जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कुछ ही देर में मंच पर पहुंचे और अब यहां से पूरे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो एकता पदयात्रा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सहकारिता मेला 2025 का भव्य मंच सज चुका है और सीएम पुष्कर सिंह धामी का अब इस मंच पर इंतजार है जब सीएम पहुंचेंगे और यहां सभी अधिकारियों, कर्मचारियों से बातचीत करेंगे और आम सभा को भी संबोधित करेंगे। रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुतियां भी लगातार जारी हैं। तो सरदार पटेल की जयंती देश भर में मनाई जा रही है। जब से सरदार पटेल की जयंती की शुरुआत हुई तभी से और आगे आने वाले दिनों तक सरदार पटेल की जयंती को भव्य तरीके से मनाया जाएगा। एक साल तक भव्य रंगारंग कार्यक्रम पूरे देश भर में आयोजित किए जाएंगे और सभी दिग्गज सरदार पटेल को नमन कर रहे हैं। और सीएम पुष्कर सिंह धामी मंच पर मौजूद हैं, अब पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सभी से मुलाकात करते हुए, सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुतियां हो रही हैं और मंच पर मौजूद हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। सरदार पटेल की जयंती पर एकता पदयात्रा का आयोजन किया गया है। भव्य मंच तैयार हो चुका है। मंच पर मौजूद हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और उनके साथ भाजपा के तमाम दिग्गज कार्यकर्ता भी मंच पर मौजूद हैं। और अभी कुछ ही देर में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद है मंच पर और यहां दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और इसके बाद मंच पर डायस पर खड़े होकर आम जनसभा को संबोधित भी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का आयोजन किया गया है। उत्तराखंड में इसे भव्य तरीके से मनाया जा रहा है और यहां दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, सीएम धामी के कर कमलों से कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है और कुछ ही देर में अब सीएम पुष्कर सिंह धामी डायस पर खड़े होकर आम सभा को संबोधित भी करेंगे। हुए पुनः स्वागत अभिनंदन के साथ मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार जी से माननीय मुख्यमंत्री जी को मोमेंटो कामधेनु गाय अंग वस्त्र के साथ साथ हमारे आदर्श कृषि का प्रतीक हल भेंट करेंगे। माननीय जिलाधिकारी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को अंग वस्त्र भेंट किए जा रहे हैं।
और साथ में कामधेनु गाय का प्रतीक हम सबकी गौ माता और आदर्श जनपद चंपावत को कृषि के क्षेत्र में उन्नत स्थान पर हमारा पहुंचाने वाला आदर्श कृषि का प्रतीक हल। और अब संयुक्त निदेशक महोदय सहकारिता श्री मंगला त्रिपाठी जी एक देहरादून में हरिद्वार से भाजपा के सांसद और देवभूमि विकास संस्थान के संरक्षक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डिफेंस कॉलोनी के अपने निजी आवास पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने आजकल के वैवाहिक जीवन में हो रहे अलगाव को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि गंगधारा 2.0 इन बिखरते हुए रिश्तों की पड़ताल करेगा। दून यूनिवर्सिटी गंगधारा 2.0 में सह आयोजक की भूमिका में रहेगा। 15 नवंबर को संस्कृति विभाग के हरिद्वार रोड पर प्रेक्षागृह में एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ प्री वेडिंग काउंसलिंग, समझ और संवाद के अंतर्गत चर्चा भी करेंगे। गंगधारा ये गंगा की धारा की तरह लगातार प्रभावित होती रहे, उस दृष्टि से हमने अभी तक 3 प्रोग्राम इसमें किए हैं और चौथा प्रोग्राम ये हमारा होने जा रहा है। इस तरह का वर्ष में 1 प्रोग्राम हमारी टीम ने सुनिश्चित किया है कि हम इसको करेंगे। दून विश्वविद्यालय और देवभूमि विकास संस्थान संयुक्त रूप से इस आयोजन को कर रहे हैं। उत्तराखंड में सभी राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटते हुए दिखाई दे रहे। वहीं पिछले कुछ दिनों से हरीश रावत ब्राह्मणों के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को दिखा रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हरीश रावत ने कहा कि सनातन धर्म, ब्राह्मण और कांग्रेस तीनों का स्वभाव एक तरह का है और ये तीनों उदार हैं। आगे हरीश रावत ने ये भी कहा कि जब से ब्राह्मण कांग्रेस से अलग हुए तब से देश में बहुत ज्यादा असहिष्णुता बढ़ गई है और कांग्रेस भी कमजोर हो गई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ब्राह्मण प्रेम पर हंसते हुए विनोद चमोली ने कहा कि हरीश रावत ने कभी भी ब्राह्मणों को बढ़ने नहीं दिया। उन्होंने कुछ उदाहरण देते हुए ये कहा कि जब उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना तब सूबे के पहले मुख्यमंत्री कांग्रेस के एनडी तिवारी बने, जो जाति से ब्राह्मण थे, लेकिन नारायण दत्त तिवारी को हरीश रावत ने चैन से रहने नहीं दिया था। मैंने एक सत्य मेरे मुंह से निकल गया। सत्य यह है कि सनातन धर्म, ब्राह्मण और कांग्रेस तीनों का स्वभाव एक समान है। ये तीनों समन्वयवादी हैं, ये तीनों उदार हैं, ये तीनों सहिष्णु हैं। और दूसरी बात ये निकल गई, जरा बात आगे चलते चलते मैंने कहा जब से कांग्रेस से ब्राह्मण हटे हैं तब से जरा सा असहिष्णुता भी देश में बढ़ गई है और कांग्रेस भी कमजोर हुई है और कुछ हद तक कल तक देने वाला ब्राह्मण जो है आज मांगने वाला बन गया। जो कांग्रेस से ब्राह्मण दूर हुआ है और कम से कम उत्तराखंड के संदर्भ में अगर बात करूं तो उसका कोई सबसे बड़ा कारण रहा है तो हरीश रावत रहे हैं, क्योंकि जब पहला मुख्यमंत्री उत्तराखंड को कांग्रेस ने ब्राह्मण दिया था नारायण दत्त तिवारी जी को, नारायण दत्त तिवारी जी को 5 साल तक हरीश रावत जी ने चैन से रहने नहीं दिया और उनको अपने 5 साल पूरे करने के लिए 150 लाल बत्तियां बांटनी पड़ी, विवेकाधीन कोष बांटना पड़ा, जमीनें कौड़ी के भाव 1-1 रुपये पर जमीनें लीज की गई। ये सब नारायण दत्त तिवारी जी को करना पड़ा और ये इसलिए करना पड़ा कि उनको 5 साल पूरे करने थे। ये सब किसकी वजह से हुआ? और मैंने विधानसभा में भी विषय उठाया था कि अगर ये प्रदेश डिरेल हुआ है तो ये नारायण दत्त तिवारी जी के कार्यकाल से हुआ है, कांग्रेस। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड के टनकपुर, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाएंगे। मैडम और सभी कलाकार बंधु जितने भी आए, सभी विभागों के प्रतिनिधिगण, सभी स्टॉलों में आए हुए लगे हुए सभी हमारी स्वयं सहायता एवं अन्य समूह की सभी बहनें, सभी भाइयों, हमारे मीडिया के सभी मित्र, इस पूरे कार्यक्रम के संयोजन का करने वाले जिलाधिकारी चंपावत श्री मनीष कुमार जी और एसएसपी चंपावत अजय गणपति जी एवं मुख्य विकास अधिकारी जी, सहकारिता विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, मैं आज के इस अवसर पर आप सभी का, हमारे सभी युवा साथियों का भी, हमारे प्रिय छात्र छात्राओं का भी मैं हृदय से सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज ये मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आप सबके बीच में मुझे आज इस सहकारिता मेले में प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, ये सहकार की भावना भी सरदार पटेल जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना का ही परिणाम है। आज सहकारिता से सीमांत विकास की भावना के साथ आयोजित ये सहकार मेला चंपावत जैसे सीमांत क्षेत्र में, हमारे टनकपुर क्षेत्र में सामाजिक एकता, आत्मनिर्भरता और साझा विकास की संस्कृति को बढ़ाने वाला एक जन आंदोलन है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में सहकारिता देश की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की एक बहुत सशक्त धुरी आज बन चुकी है। इसी को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश में एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन करने का निर्णय लिया और आज हमारे आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में ये मंत्रालय देश भर में आज सहकारिता आंदोलन को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में ऐतिहासिक रूप से काम कर रहा है। आज पूरे देश में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों को कंप्यूटरीकृत करने का काम किया गया जा रहा है और ये हमारे लिए बहुत हर्ष की विषय है। इस कंप्यूटरीकरण का काम, इसकी शुरुआत सबसे पहले हमारे राज्य देवभूमि उत्तराखंड से हुई और आज प्रदेश की सभी 671 सहकारी समितियों में कंप्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अलावा 24 औषधियां समितियां जन औषधि केंद्र के रूप में काम कर रही हैं, जिनमें ग्रामीण जनता को बहुत सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही हैं। इतना ही नहीं, हमने 640 समितियों को कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी के रूप में भी विकसित किया है। अब ये समितियां केवल ऋण देने तक सीमित नहीं है, बल्कि बीमा, पेंशन, बिजली बिल भुगतान, आधार सेवाएं सहित अनेक डिजिटल सेवाएं भी प्रदान कर रही हैं। इसके अतिरिक्त मुझे बताया गया है कि हमारे 13 जिलों की कुल 5,511 समितियों में से 3,838 समितियों का डेटा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पर अपलोड कर दिया गया है। इससे राज्य की सभी सहकारी समितियों की समस्त जानकारी पारदर्शी तरीके से हमारे समक्ष उपलब्ध हो जाएगी। आज चंपावत की भी अनेक समितियां ई ऑडिट, डायनेमिक रिपोर्टिंग से जुड़ चुकी हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने फरवरी 2023 से लेकर अब तक 800 नई पैक्स, 248 नई डेयरी समितियां, 116 मत्स्य समितियां गठित की हैं। साथ ही उत्तराखंड सहकारी संघ लिमिटेड के द्वारा मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत, जहां पिछले वर्ष किसानों से मंडुआ की खरीद पर एमएसपी 42 रुपये 90 पैसा होती थी, प्रति किलो के दर से दी गई थी, वहीं इस वर्ष हमारे मंडुआ उत्पादकों को, हमारे किसान भाइयों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए मंडुआ की खरीद को 48
₹86 प्रति किलो दर से की जा रही है। इसमें हमने बढ़ोतरी की है। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतर्गत एक और किसानों और स्वयं सहायता समूह को पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मछली पालन, फूलों की खेती जैसे कार्यों के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं सहकारी समितियों के माध्यम से लघु और सीमांत क्षेत्र के किसानों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त फसली ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारे चंपावत का जिला सहकारी बैंक भी सीमांत ग्रामों में वित्तीय समावेशन को नई दिशा प्रदान कर रहा है। हमारा लक्ष्य है कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक ये हमारा बैंक पहुंचे, हमारी ये सहकारिता विभाग पहुंचे। ये सहकार बीते दिनों उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसमें उत्तराखंड के हर परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए विशेष आईडी बनानी पड़ेगी। इसे अब सरकार की आगामी चुनावी रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा। पूरे प्रदेश में मूल निवास की मांग एक बार फिर से गरमाने लगी थी। ऐसे में सरकार ने देवभूमि परिवार योजना शुरू करने का निर्णय लिया। योजना के तहत राज्य में रहने वाले हर परिवार का पहचान पत्र बनेगा, जिसमें पूरे परिवार का ब्यौरा दर्ज होगा। इसमें पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ आसानी से मिल पाएगा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने भी स्पष्ट करते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति उत्तराखंड का स्थायी निवासी होगा वो इन योजनाओं का लाभ ले पाएगा। सरकार इस बात का संज्ञान ले रही थी कि सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ ठीक प्रकार से नीचे तक पहुंचे। उसके लिए जो उत्तराखंड के लोग हैं, देवभूमि में निवास करते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए देवभूमि विकास योजना करके एक कार्ड बनेगा, वो सबको दिया जाएगा और उसमें सब प्रकार की योजनाओं का एक प्रकार से प्रारूप होगा और उसका लाभ नीचे तक पहुंचे। जिस व्यक्ति को इसकी आवश्यकता हो, सुविधाएं मिले, उसकी एक प्रक्रिया हम सरकार की इस पहल का स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले उत्तराखंड के सैन्य धाम का लोकार्पण राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह पर नहीं हो सका। लंबे समय से चर्चाओं में रही इस परियोजना का उद्घाटन पीएम मोदी से करवाने की तमाम उम्मीदें थी, लेकिन पीएम के देहरादून दौरे में सैन्य धाम शामिल नहीं रहा। 4 धाम के बाद प्रदेश में 5वां धाम सैन्य धाम की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने 2021 में की थी। 2022 में रक्षा मंत्री ने इसका शिलान्यास किया। अब धाम का काम लगभग पूरा माना जा रहा, जिसका उद्देश्य उत्तराखंड के वीर सैनिकों के सम्मान में भव्य स्मारक के रूप में विकसित करना है। कुछ दिनों पहले आरटीआई कार्यकर्ता और अधिवक्ता वेंकटेश नेगी ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखकर आरोप लगाए कि इस परियोजना में वित्तीय अनियमितताएं और भ्रष्टाचार हुआ। नेगी ने मांग की थी कि लोकार्पण से पहले सीबीआई जांच करवाई जाए। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी लगातार इस सैन्य धाम के निरीक्षण में लगे रहे। भाजपा नेताओं के बयानों में भी संकेत था कि पीएम इस धाम का लोकार्पण कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा सैन्य धाम का लोकार्पण न किए जाने पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि धाम में अभी लिफ्ट लगना बाकी है। जब प्रधानमंत्री जी आते हैं, क्योंकि उसमें लिफ्ट भी लगनी बाकी थी, बाकी सारा काम पूरा हो चुका है, क्योंकि लिफ्ट का काम बाकी है। क्योंकि अगर बाई दिए कोई बुजुर्ग व्यक्ति या कोई ऐसी व्यक्ति आए तो लिफ्ट के भी अब टेंडर हो गए हैं और शीघ्र ये लिफ्ट लग जाएगी और उसके बाद विधिवत जो है उसका जो है लोकार्पण किया जाएगा। कुछ समय की बाध्यताएं और के साथ ही अभी कुछ कार्य उसका पूर्ण संभवतः नहीं हो पाया, इसलिए उसका लोकार्पण के लिए जल्द ही अगली तिथि तय होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी उसका लोकार्पण कर सकते हैं और मुझे लगता है जब
इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्य जो देश में पहली बार हो रहा है, तो निश्चित रूप से एक अलग से कार्यक्रम उसका होगा, तो ये उत्तराखंड राज्य के लिए भी सौभाग्य की बात होगी। वो सैन्य धाम जो करोड़ों की लागत से बन रहा है और लगातार टारगेट डेट जिसकी बदल रही हैं, उसको कब पूरा हो जाना चाहिए था और आज दिन तक भी वो पूरा नहीं हो पाया, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, उसका लोकार्पण जब प्रधानमंत्री ने नहीं किया तो पूरा उत्तराखंड समझ रहा है कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।